आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 2700 करोड़ के घर में रहने वाले के मुंह से शीश महल की बात अच्छी नहीं लगती, अरविंद केजरीवाल। बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने पर बर्क को तीसरा नोटिस, बढ़ सकती है संभल के सपा सांसद की मुश्किलें। पप्पू यादव और प्रशांत किशोर का डैमेज कंट्रोल स्टार्ट, बीपीएससी मुद्दे को लेकर फ्रंट फुट पर खेल रही नीतीश सरकार। चंदन गुप्ता की हत्या मामले में 28 लोगों को उम्र कैद की सजा। पाकिस्तानी सेना ने शर्मिंदगी के बाद रात के अंधेरे में अफगानिस्तान में किया हमला। नए साल में इजराइल ने किया इंसानियत को शर्मसार, रिफ्यूजी कैंप पर भीषण बमबारी। न्यू ऑरलियंस अटैक में आईएसआईएस के हाथ पर, क्या बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। 500 रुपए महंगी हुई चांदी, सोने की कीमतों में भी उछाल। 400 करोड़ में बनी फिल्म, रामचरण ने फिर भी घटाए करोड़ों में पैसे, चौंका देगी डायरेक्टर शंकर की फीस। और रोहित शर्मा के सिडनी टेस्ट से बाहर होने पर पंत ने तोड़ी चुप्पी, बोले यह एक भावनात्मक फैसला। पीएम मोदी ने शीश महल को लेकर केजरीवाल पर तंज कसा था, जिसके बाद आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि 2700 करोड़ के घर में रहने वाले के मुंह से शीश महल की बात अच्छी नहीं लगती। उन्होंने आपको आपदा कहने पर भी जवाब दिया और कहा कि आपदा दिल्ली में नहीं भाजपा में है। पीएम मोदी ने दिल्ली के अशोक विहार को 4500 करोड़ रुपए की सौगात देते हुए शीश महल का जिक्र करते हुए केजरीवाल पर तंज कसा था। पीएम ने कहा था कि उनका कोई घर नहीं है, वो चाहते तो शीश महल बनवा सकते थे, लेकिन उनका सपना गरीबों का पक्का मकान देना है। आपको बता दें कि केजरीवाल जिस घर में रहते हैं, भाजपा उसको शीश महल कहती है। भाजपा का आरोप है कि इसको बनाने के लिए और सुख सुविधा के लिए केजरीवाल ने करोड़ों खर्च किए हैं। संभल सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल इस बार उन्हें एसडीएम की तरफ से तीसरा नोटिस जारी किया गया है। एसडीएम संभल वंदना मिश्रा ने जारी नोटिस कर कहा है कि बर्क ने बिना नक्शा पास कराए मकान बनवाया है। यह इस संबंध में तीसरा नोटिस है। जब बर्क को पहला नोटिस जारी किया गया था तो उन्होंने समय मांगा। दूसरी बार में नोटिस के जवाब में इन्होंने आपत्ति प्रस्तुत की। उस आपत्ति के समर्थन में सबूत पेश करने के लिए इन्हें तीसरा नोटिस जारी किया गया है। इस साक्ष्य के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क को यह तीसरा नोटिस दिया गया है। वह अब तक दिए गए 2 नोटिसों के संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। यदि इस बार अगर वो साक्ष्य या नोटिस के सही उत्तर नहीं दे पाएंगे तो बिना नक्शा पास कराए गए सपा सांसद के मकान पर बुलडोजर चल सकता है। हालांकि संभल हिंसा में सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क भी नामजद थे, लेकिन उन्हें इलाहाबाद कोर्ट से गिरफ्तारी में राहत मिली। बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं संयुक्त परीक्षा को रद्द करने को लेकर जो भी पार्टी संग्राम में उतरी, अपना हाथ जला बैठी। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर युवाओं का साथ, रोजगार और पलायन रोकने के दावेदार पार्टियों को अंततः नीतीश सरकार के आगे पटकनी खानी पड़ी। बापू सभागार की कैंसिल परीक्षा को फिर से रीशेड्यूल कर सरकार ने तमाम दलों के नेताओं के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। ये लोग परीक्षार्थियों से बोल बैठे थे कि बीपीएससी 17वीं की परीक्षा फिर से ली जाएगी। बीपीएससी विवाद को चाहे जितना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाकर छात्रों की ताकत के सहारे राजनीतिक पार्टियां अपने हित में भुनाने में जुटी, आज उन्हें निराशा ही हाथ लगी होगी। समर्थन में उतरे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो या जनसुराज के प्रशांत किशोर या फिर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव, इस मुद्दे पर पूरी तरीके से अपनी सियासी रोटी सेकने में विफल होते हुए दिखे। निश्चित रूप से बिहार के मुख्यमंत्री जिस स्टैंडर्ड पर काम कर रहे हैं, अंततः उसी स्टैंडर्ड पर रहकर केवल बापू सभागार में रद्द हुई परीक्षा दोबारा लेकर हार की बाजी विरोध कर रहे नेताओं के नाम कर दी। उत्तर प्रदेश के कासगंज में साल 2018 में 26 जनवरी को दर्जनों मोटरसाइकिल सवार तिरंगा यात्रा के साथ वहां के मुस्लिम बहुल्य इलाके में पहुंचे थे। इन दर्जनों मोटरसाइकिल सवारों में से एक चंदन गुप्ता भी थे। यात्रा के दौरान पत्थरबाजी हुई और फिर हालत नियंत्रण से बाहर हो गए। गोलियां भी चली और एक गोली चंदन गुप्ता को लगी। इसके बाद चंदन गुप्ता की मौत हो गई थी। घटना के लगभग 7 साल बाद इस मामले में अदालत का फैसला आया है। लखनऊ में राष्ट्रीय जांच एजेंसी
की विशेष अदालत ने गुरुवार को 28 अभियुक्तों को दोषी ठहराया था। शुक्रवार को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जिसके बाद उनके परिवार के साथ साथ समर्थकों में खुशी देखी जा रही है। पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर से कायरता दिखाई है। कारगिल की पहाड़ियों पर चुपके से कब्जा करने वाली पाकिस्तानी सेना ने अब अपने एक और पड़ोसी देश अफगानिस्तान पर रात के अंधेरे में बड़ा हमला बोला है। अफगान मीडिया ने बताया है कि रात को करीब 1:30 बजे पाकिस्तानी सेना ने डूरंड लाइन पर खोसत प्रांत के अली शेर जिले के दाबगी इलाके में हमला किया। पाकिस्तानी सेना ने तालिबानी सेना के ठिकानों पर रॉकेट दागे, जिसका अफगान सेना ने भी करारा जवाब दिया है। तालिबानी सेना ने भी भारी हथियारों से पाकिस्तानी सेना को जवाब दिया। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 5 बजे तक दोनों के बीच भारी गोलाबारी होती रही। अफगानिस्तान के टोलो न्यूज ने बताया है कि पाकिस्तान आर्मी और तालिबानी सेना के बीच गोलीबारी की वजह से स्थानीय लोग डर गए। इजराइल गाजा पट्टी पर लगातार हमले कर रहा है। आईडीएफ के ताजा हमलों में कम से कम 71 लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल के इस हमले में गाजा के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी की भी मौत हो गई है। आईडीएफ के हमले में ज्यादातर बच्चे और महिलाओं की मौत हुई है। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इजरायली सेना ने 2 जनवरी 2025 को 30 से ज्यादा हमले किए हैं। फौज ने ज्यादातर अल मवासी रिफ्यूजी कैंप और उत्तरी गाजा के जबालिया रिफ्यूजी कैंप को निशाना बनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक चिकित्सा सूत्रों ने बताया है कि गाजा के पुलिस बल के प्रमुख महमूद सलाह और उनके डिप्टी हुसैन सहवान उन 12 लोगों में शामिल थे जो अल मवासी में एक टेंट शिविर पर हुए हमले में मारे गए। सलाह एक अनुभवी अधिकारी थे। उन्होंने पुलिस में 30 साल बिताए थे और करीब 6 साल तक इसके प्रमुख बने रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि न्यू ऑरलिन्स के हमलावर शमसुद्दीन जाबर ने अकेले ही घटना को अंजाम दिया। हालांकि ऐसे संकेत मिल रहे हैं उसे आईएसआईएस का मजबूत समर्थन हासिल था। दरअसल जब्बार ने बुधवार सुबह बोरवन स्ट्रीट में लगी भीड़ पर अपना पिकअप चढ़ा दिया था, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई और 35 लोग घायल हो गए। न्यूज एजेंसी की खबर के मुताबिक एफबीआई इस घटना की जाँच कर रही है और इसे आतंकवादी साजिश के रूप में ले रही है। वहीं घटना के बाद 42 साल के जब्बार की भी स्थानीय पुलिस के साथ हुई गोलाबारी में मौत हो गई। शमसुद्दीन जब्बार ह्यूस्टन का रहने वाला था और वह गाड़ी से न्यू ऑरलियंस गया था। अब इस मामले की जांच आतंकी एंगल से भी की जा रही है। भारतीय सराफा बाजार में आज 3 जनवरी 2025 की सुबह सोना और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। सोना अब 77,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार है, तो वहीं चांदी का भाव 87,000 रुपए प्रति किलो ज्यादा है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 77,469 रुपए है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 87,667 रुपए है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक गुरुवार की शाम को 24 कैरेट का शुद्ध सोना 77,079 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो आज सुबह महंगा हो गया। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोने और चांदी की कीमत में उछाल आया है। पैन इंडिया स्टार रामचरण और कियारा आडवाणी की मच अवेडेड फिल्म गेम चेंजर 10 जनवरी को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी। मकर संक्रांति के मौके पर रिलीज होने वाली यह फिल्म विदेशों में भी अपना जलवा बिखेरेगी। फिल्म को हुई देरी की वजह से रामचरण ने अपनी फीस घटा दी है। वहीं फिल्म के डायरेक्टर शंकर ने भी अपनी फीस घटा दी है। मेकर्स ने हाल ही में रिवील किया था कि इसके 4 गानों के लिए 75 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। अब दोनों ने अपनी फीस का बड़ा हिस्सा घटा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रामचरण और शंकर दोनों ने गेम चेंजर की देरी के कारण फीस में बड़ी कटौती करने का अहम फैसला लिया है। ग्रेट आंध्र की रिपोर्ट के मुताबिक रामचरण ने कथित तौर पर RRR की वैश्विक सफलता के बाद अपनी बढ़ती पॉपुलैरिटी के बावजूद इस फिल्म के लिए 65 करोड़ रुपए लिए हैं। वहीं शंकर ने अपनी फीस में कटौती करते हुए 35 करोड़ रुपए लिए। भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5वें और अंतिम टेस्ट से खुद को बाहर करने के नियमित कप्तान रोहित शर्मा के फैसले को एक भावनात्मक लेकिन निस्वार्थ कार्य बताया।
पंत ने रोहित को एक सच्चा लीडर बताया, जिन्होंने खुद को बाहर बैठाकर जसप्रीत बुमराह को टीम की कमान सौंपी। मालूम हो कि भारत ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंतिम मैच के लिए प्लेइंग 11 में 2 बार बदलाव किया। रोहित की जगह शुभमन गिल और चोटिल तेज गेंदबाज आकाशदीप की जगह प्रसिद्ध कृष्णा को मौका दिया गया। पंत ने पहले दिन का खेल समाप्त होने के बाद कहा, कुछ ऐसे फैसले होते हैं जिनमें शामिल नहीं रहते। मुझे इससे ज्यादा इस बारे में नहीं बोल सकता। यह एक भावनात्मक फैसला था और हम रोहित को एक लीडर के तौर पर देखते हैं। रोहित की अनुपस्थिति में कप्तानी संभाल रहे बुमराह ने टॉस के दौरान कहा था कि मैच से बाहर रहने का फैसला पूरी तरह से रोहित का था। उन्होंने कहा, हमारे कप्तान ने खुद को आराम देकर नेतृत्वकर्ता होने का उदाहरण पेश किया है।